Okay, so welcome back to the class again. Okay, I hope everyone would be fine and doing well and good. Great. और अगर अच्छा नहीं कर रहे हैं तो फिर अच्छा करिए. What can be done? Okay. So kindly let me know if you have any kind of issues from the previous classes. ठीक है, I'll be waiting for your doubts and all. We'll clarify all of them in the doubt sessions. Okay, fine. So we were continuing with our chemistry part. हम लोग अपना chemistry करते हैं metals and non metals वाला. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले में लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक रिकैप कि हमने अभी तक कहाँ तक पढ़ाई कर ली है. ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारे पास किसी भी मेटल के मिनरल्स कितने सारे होंगे. मिनरल्स में से हमने एक पर्टिकुलर मिनरल चूज़ किया जिससे हम अपने मेटल्स को बाहर निकालेंगे, उसको हमने ओर कहा. ठीक है, बोले तो आइडेंटिफिकेशन और द सिलेक्शन ऑफ द मिनरल, दैट इज सिलेक्शन ऑफ द ओर. हमने सिलेक्शन ऑफ द ओर किया. ओर सेलेक्ट करने के बाद एक बार जब हम सेलेक्ट कर लिए कि ओर मेरा ये वाला होने वाला है, या दिस पर्टिकुलर मिनरल इज गोइंग टू बी माई ओर. अब जब जैसे ही मुझे ये पता चल जाता है कि दिस पर्टिकुलर मिनरल इज गोइंग टू बी माई ओर, आई विल सर्च फॉर द प्लेसेस वेयर आई कैन फाइंड दिस ओर. ठीक है, और वहाँ से फिर हम माइनिंग करके उसको बाहर निकालेंगे. बाहर निकालने के बाद उसको बड़े बड़े ढेले होते हैं, उसको जो छोटे छोटे पतले पतले या फिर पाउडर के फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट करिए, विच इज़ नोन एज पल्वराइजेशन. वी पल्वराइज इट. पल्वराइजेशन के बाद जितनी गंदगी होती है उसके साथ में बाहर से उसको हम साफ करेंगे. दैट इज दी बेनिफिकेशन मेथड और ओर ड्रेसिंग और कंसंट्रेशन ऑफ ओर. तीनों में से कुछ भी हम बोल सकते हैं. ठीक, सो कंसंट्रेशन ऑफ ओर करने के हमारे पास कुछ तरीके हमने आपको बताए थे, जैसे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस था, मैग्नेटिक सेपरेशन था हमारे पास, ग्रेविटी सेपरेशन जिसको लेविगेशन भी कहा जाता है, राइट, और सिंपली हैंड पिकिंग. अगर बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं जो आपको दिख रहे हैं कि हाँ हाथ से ही हम बाहर निकाल सकते हैं, हाथ से निकाल लीजिए, काहे अपना फालतू का लोड बढ़ाएंगे, राइट. ओके, सो प्यूरिफिकेशन ऑफ द ओर, आई मीन टू से दैट कंसंट्रेशन ऑफ द ओर हो जाने के बाद हमारे पास बाहर की जितनी गंदगी थी वो खत्म हो चुकी. ठीक है, अब मेरे पास एक ओर बचा हुआ है. ठीक है, अब ओर में से हमको अपने मेटल को बाहर निकालना है. अब ओर में से मेटल को बाहर निकालेंगे. ठीक है, दिस इज नोन एज एक्सट्रैक्शन. एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल शुड बी डन फ्रॉम द ओर. ठीक है, अब इस ओर में से हम कैसे निकालेंगे तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन से मेटल को बाहर निकालना चाहते हैं, और हमारा मेटल जो है जिसको हम बाहर निकालना चाहते हैं वो रिएक्टिविटी ऑर्डर में किस सीरीज में, आई मीन रिएक्टिविटी सीरीज में कौन से ऑर्डर पे आता है. क्या ये बहुत कम रिएक्टिव है, बीच वाला है, या एकदम हाई रिएक्टिव है. अगर बहुत कम वाला है तो भाई वो आपको नेटिव स्टेट में ही ऑलमोस्ट मिल जाता है, और थोड़ा सा जो था उसको हमने बताया था विच इज़ ऑफ कॉपर एंड मर्क्यूरी. ठीक है, उसके बाद अगर बीच वाला है, ठीक है, तो बीच वाले जो आपके एलिमेंट्स होते हैं या बीच वाले जो मेटल्स हैं ये ऑलमोस्ट पाए जाते हैं आपके सल्फेट्स, आई मीन सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स के फॉर्म में. ठीक है, सबसे आसान तरीका यह है कि आप उसको ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करिए. कोई भी मेटल ओर है, इफ योर ओर इज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड के फॉर्म में है, तो उससे आपके मेटल को बाहर निकालना बहुत आसान हो जाता है. व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू हीट द ओर को हीट करिए, गर्म करिए, ऑक्सीजन बाहर कर दीजिए, बात खत्म. सॉरी. सो ऑक्सीजन वहां से एक बार बाहर हो गया, बस बात खत्म हो जाएगी. यू विल गेट योर प्योर ओर. ठीक है, सो हम ये डिसाइड कर रहे थे कि अगर हमारे पास कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर हमारा ओर मिडिल ऑर्डर वाला अगर कार्बोनेट के फॉर्म में है तो हम उसको में कैल्सिनेशन करेंगे एंड विल कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स. और अगर सल्फाइड के फॉर्म में है तो फिर हम उसको रोस्टिंग करेंगे एंड विल कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स. ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट किए, एक बार ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू रिड्यूस दैट पर्टिकुलर थिंग दैट वी हैव गॉट. उसमें से ऑक्सीजन रिमूव कर दीजिए, दैट इज रिडक्शन, रिड्यूस कर दीजिए. और रिड्यूस करने के हमारे पास दो तरीके थे, दैट वाज रिडक्शन बाय कार्बन, दैट वाज आल्सो नोन एज स्मेल्टिंग, और द थर्मिट रिएक्शन. ठीक है, और अगर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, ऊपर वाला एकदम प्रेजेंट है, तो उसको हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने कहा था कि विल गो फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक वन. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा लेंगे हम लोग. इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देंगे तो बाहर निकल जाएगा.
ठीक है, क्लियर? आई होप दिस मच मस्ट बी क्लियर। बहुत ज़्यादा इशू था तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक वाले में, आई गेस Na और Na+ वाले में, राइट? Na+ था बट इट वाज गोइंग टुवर्ड्स द कैथोड, Cl- था बट इट वाज गोइंग टुवर्ड्स द एनोड, ठीक है? कैथोड पॉजिटिव चार्ज होता है और एनोड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऐसा लगता है कि सिंस कि इट हैज़ गॉट Na+, तो इट शुड गो टू द नेगेटिव चार्ज वन, दैट इज एनोड। और क्लोरीन जो कि नेगेटिव चार्ज रखता है, तो ऐसा लगता है जैसे पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए अट्रैक्शन के। बट आई हैव एक्सप्लेन्ड इट in the previous modules, in the previous sessions. If then also is there some kind of doubts, you let me know, ठीक है? So basically आज हमारा last lecture होगा, this will be, I'll make this one the last lecture. हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, we have extracted our metal extract कर लिए हैं, but जैसे ही metal extract किए हैं we came to know that उसमें अभी भी कुछ non fusible particles अभी भी present है, ठीक है? मीनिंग टू से दैट कि हमारा जो मेटल है अभी वो कच्चा है, इट इज़ क्रूड मेटल। सो द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग इट अ क्रूड मेटल टू अ प्योर मेटल और द कन्वर्जन और द कन्वर्टिंग, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ क्रूड मेटल इनटू द प्योर मेटल इज नोन एज रिफाइनिंग ऑफ मेटल या मेटल रिफाइनिंग, ठीक है? सो मेटल रिफाइनिंग के हमारे पास हमने 3 तरीके हमने आपको बताया कि मेटल रिफाइनिंग जो है वो हम लोग 3 तरीकों से कर सकते हैं। पहला इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, दूसरा जोन रिफाइनिंग और तीसरा वैन आर्कल मेथड, ठीक है, राइट? ओके ओके फाइन। सो अपने कुर्सी की पेटी बांध लें, दिस विल बी द लास्ट लेक्चर आई सपोज, ओके? सो हम आज टॉपिक शुरू करेंगे मेटल रिफाइनिंग। बहुत दिन से ये टॉपिक को लटका के रखे हुए हैं, ये बेचारा लटका हुआ है, मेटल रिफाइनिंग। आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें करना क्या है। हमें करना यह है कि क्रूड मेटल हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू प्योर मेटल, ठीक है? और इस क्रूड मेटल में मेरे पास क्या है? क्रूड मेटल में 2 चीज़ें हैं। क्रूड मेटल में आई हैव गॉट मेटल प्लस इम्प्यूरिटीज़, ये 2 चीज़ें हैं हमारे पास। इसमें से इम्प्यूरिटीज़ हटा दिया जाए तो दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू द प्योर मेटल। ओके, आसान है, क्लियर? आइए, बहुत बेहतरीन। सो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में किया यह जाता है कि व्हाट इज डन ओवर हेयर कि एक सेटअप लें, ठीक है, और इस सेटअप में 2 इलेक्ट्रोड्स आप ले लें, ठीक है? विल टेक 2 इलेक्ट्रोड्स, ओके? One will be connected with the positive terminal of the battery and the other one will be connected to the negative terminal of the battery, ठीक है? आई, if it is the positive one, this one is my cathode, ये मेरा कैथोड हुआ, and if it is the negative one, this one will be my anode, ये मेरा एनोड हुआ। सवाल यहाँ ये है, यहाँ पे आइए, ये क्या कहता है? कैथोड। कैथोड में आपको करना क्या है? क्या आपको कैथोड में लेना है? तो कैथोड में मुझे लेना है एक प्योर मेटल। प्योर मेटल कौन सा लेंगे? जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि हम कॉपर को बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है? इफ़ आई वांट टू गो फॉर कॉपर, ठीक है, तो यहाँ पे प्योर कॉपर यहाँ रखेंगे, सॉरी दिस वन कैथोड। कैथोड में प्योर कॉपर ले लेंगे, ठीक है? इफ़ आई वांट टू एक्सट्रैक्ट कॉपर, कॉपर को हमको रिफाइन करना है, ठीक है? तो हम प्योर कॉपर लेंगे कैथोड में, प्योर मेटल ले लिए, ठीक है? और उसके बाद एनोड में हम रखेंगे ये वाला क्रूड मेटल, बोले तो क्रूड कॉपर। क्रूड कॉपर कहिए या इम्प्योर कॉपर कह लीजिए, इम्प्योर कॉपर, ठीक है? साथ ही साथ इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट बोले तो इसमें कुछ प्रेजेंट रहना चाहिए ना जी, इधर ये वाला, हमेशा ऐसा ही होता है इलेक्ट्रोलाइसिस इन सम काइंड ऑफ सोल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हम लेंगे, सपोज दैट CuSO4 ले लीजिए,
कॉपर सल्फेट ले लीजिए, ठीक है, कॉपर सल्फेट आप यहाँ पे रख सकते हैं, कोई इशू नहीं, फाइन। ओके ग्रेट। जैसे ही हम इसका स्विच ऑन करेंगे, एज सुन एज द स्विच इज टर्न्ड ऑन, ठीक है, जैसे ही हम इसका स्विच ऑन करेंगे, व्हाट विल हैपन, होगा ये कि कॉपर सल्फेट जो है यहाँ पे, आपको ध्यान रखना है कि दिस वन कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड एनोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। पॉजिटिवली चार्ज्ड इसका कहने का मतलब ये है, पॉजिटिवली चार्ज इसका कहने का मतलब ये है कि दिस थिंग, जैसे ही बिजली ऑन करेंगे इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज और इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। इसका मतलब ये है कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ Cu2+ एंड दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ Cu2-। Cu2+ और Cu2-। आइए एक एक करके हम देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। इट्स नॉट गोइंग टू बी Cu2-, ठीक है, Cu का 2- चार्ज नहीं होता है। ओके, सो Cu2+ यहां पर ये बनने वाला है, ओके, और ये हमारा नेगेटिवली चार्ज है, मीनिंग टू से दैट इट हैज अ टेंडेंसी टू गेन, इसको जो है वो लेने की आदत होगी। दिस यहां पर जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, यहां पर ये क्या होगा, दिस इज गोइंग टू ब्रेक इन द फॉर्म ऑफ Cu2+, ठीक है, ये जो है वो ब्रेक करेगा। या बेसिकली देखिए, इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए आसान और सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो व्हाट विल हैपन ओवर हियर कि यहाँ से जो कैटायंस बनने वाले हैं, ये वाला यहाँ से जो कैटायंस बनेगा वो सारे कैटायंस जो है वो यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है, कैथोड में डिपॉजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हम पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ये 2+, अगर हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तो दिस Cu2+ विल बिकम Cu इफ आई प्रोवाइड इट। बताइए, तो यहां से जो भी इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं या प्योर आपके जो मेटल के कैटायंस जो बनने वाले हैं वो आकर के इसमें डिपॉजिट हो जाएगा, और एक बार जैसे ही ये डिपॉजिट हुआ दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू दिस वन, ये यहाँ पे ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात यहाँ ये आई कि इसमें जितना था वो तो इसको मिल गया, इसके बाद ये कब तक चलता रहेगा, ये तब तक चलता रहेगा जब तक इसके पास था वो दे दिया। अब जब इसके पास खत्म हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन कि दिस इम्प्योर कॉपर, इसको आप इम्प्योर कॉपर हम लिए हुए यहाँ पे, आई टोल्ड यू एनोड में हम इम्प्योर वाला लेंगे, तो इम्प्योर कॉपर जो है वो क्या होगा कि ये जो है वो यहाँ पे ऑक्सीडेशन चालू हो जाएगा, ऑक्सीडेशन चालू होगा। ऑक्सीडेशन बोले तो दिस कॉपर विल स्टार्ट लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स लूज होगा तो कॉपर गिर जाएगा, कॉपर गिरेगा, ठीक है, और सारा कॉपर जो है वो इस इलेक्ट्रोलाइट में मिक्स होगा, और मिक्स हुआ पड़ा इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर जो है वो वापस यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज जो थी वो तो मिक्स होने से नहीं, क्योंकि वो उसमें ऑक्सीडेशन थोड़ी होगा। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, आई टोल्ड यू इम्प्योर वाले में क्या क्या प्रेजेंट है, क्रूड मेटल में क्या क्या प्रेजेंट है, मेटल और इम्प्योरिटीज। तो ऑक्सीडेशन अगर होना है तो मेटल में ऑक्सीडेशन होगा, इम्प्योरिटीज जो गंदगी है उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो सिंस की ऑक्सीडेशन नहीं हुआ इसके इम्प्योरिटीज में, तो इम्प्योरिटीज जो है वो सारे के सारे यहाँ पे आके इस प्रकार से जमा हो जाएंगे, ठीक है, और जो ऑक्सीडेशन हुआ वो इसमें डिसॉल्व हुआ, और इलेक्ट्रोलाइट में जो डिसॉल्व हुआ वो यहाँ पे आके डिपॉजिट हुआ कैथोड में। ये जो गंदगी रह जाती है इसको हम कहते हैं एनोड मड। क्लियर है? इस प्रकार से आपका जो इम्प्योर कॉपर है वो प्योर कॉपर में डिपॉजिट हो करके एक प्योर कॉपर का फॉर्म ले लेगा, और इम्प्योरिटीज जो रह जाती हैं वो यहाँ पे आपको एनोड मड के फॉर्म में मिल जाता है। बेसिकली अगर बात करें तो कैथोड में क्या रिएक्शन हो रहा है भाई, कैथोड में क्या रिएक्शन हो रहा है कैथोड में रिएक्शन ये हो रहा है कि ये ऑलरेडी है Cu2+, ठीक है, ऑलरेडी है Cu2+। इसमें जैसे ही जो है वो इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट होते हैं, जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट से, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, लेटर से 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही दे दिया जाएगा तो इट विल बिकम Cu,
विच इज डिपॉजिटेड, राइट, यहां से डिपॉजिट हुआ है। और एनोड में क्या रिएक्शन हुआ है? एनोड में हुआ यह है कि ये Cu था, अब Cu जो है वो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर हुए, समझ रहे हो? इसमें हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिलीज्ड, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज टेकन प्लेस। कहां पे? एनोड में। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां? एनोड में। दैट्स व्हाई वी से दैट कि एनोड में ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड में ही टेक प्लेस करता है, यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई टोल्ड यू दिस वन टर्म, रिग ऑयल रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हुआ है, देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर हुआ, यहां पे पहले था हटा दिया तब ना ये Cu2+ होगा, और ये Cu2+ जो है वो इलेक्ट्रोलाइट में मिक्स करेगा और फिर यहां पे आके डिपॉजिट होगा। समझ गए? इस प्रकार से धीरे धीरे सारे Cu जो है वो इसको मिल जाएंगे, बिकॉज दिस Cu2+ विल गेट स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू Cu। क्लियर है? दिस इज द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इस प्रकार से ये आपका इम्प्योर वाला चीज जो है वो प्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट क्या होगा? एक्चुअली होता ये है कि एक प्योर वाला ऑलरेडी लिए हुए होते हैं, इम्प्योर वाला सारा जो है प्योर में जाकर डिपॉजिट हो जाता है, तो जो भी होता है बट उसका जो क्वांटिटी तो बढ़ता है ना जी, इसलिए कहते हैं कि इससे सारी की सारी प्योर वाली चीजें जो हमने खींच ली, जो इम्प्योरिटी जो रह गई उसको छोड़ दिए, नॉट बट के फॉर्म में बाहर आ गया। क्लियर? चलिए, बहुत बेहतरीन। तो हम लोग इसको छाप लेंगे, इसमें और ज़्यादा कुछ जानने लायक बातें हैं नहीं, आप इतना ही कर लीजिए, काफ़ी है। और अच्छा, इसका आप ये वाला देखिए, यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है कि दिस वन इज, व्हाट इज दिस वन, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पर ये क्या कर रहा है? कैथोड जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो सिंस की कैथोड में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, दैट्स वाई कैथोड में रिडक्शन हो रहा है। तो कैथोड इज गोइंग और अंडर रिडक्शन, इट इज गोइंग ऑन अ प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, वी कैन से दैट। क्लियर? ओके, इसको हम लोग छाप सकते हैं, आप छाप ले, यस, छाप ले। ओके ओके, सो आई होप कि दिस मच इज क्लियर। ओके, चलिए तो हम आगे बढ़े। नंबर 2 विच इज जोन रिफाइनिंग। बड़ा आसान है ये वाला, ज़्यादा लोड नहीं है। जोन रिफाइनिंग, जोन बाय जोन हम उसको रिफाइन करते जाते हैं, और फिर देखो प्रोसेस में होता ही है। जोन रिफाइनिंग में क्या होता है कि आपका जो क्रूड मेटल है, उस क्रूड मेटल को उसको एक बार के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। बार समझते हैं? बार, लोहे का सरिया या फिर एक पर्टिकुलर बार टाइप का, ऐसा। सपोज दैट कि आपका जो भी मेटल है, आपने उसको बार के फॉर्म में कुछ ऐसा तुमने कन्वर्ट कर दिया, कुछ इस प्रकार से। यू कन्वर्टेड इट इनटू दिस फॉर्म। दिस इज योर व्हाट इज दिस वन, इम्प्योर मेटल, या आप बोल सकते हो क्रूड मेटल। आप इसको क्रूड मेटल बोल सकते हो। क्रूड मेटल में हो क्या रहा है यहाँ पे कि देर आर सर्टन इम्प्योरिटीज जो कि प्रेजेंट है यहाँ पे। इस प्रकार से मान लो कुछ सर्टन इम्प्योरिटीज यहाँ पे प्रेजेंट है, कुछ ऐसे, ठीक। हम करते क्या है कि यहाँ पे एक सर्कुलर हीटर लेते हैं हम, ठीक है, एक सर्कुलर हीटर लेते हैं, और इस सर्कुलर हीटर को कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रख देते हैं। और यहाँ रख देने के बाद व्हाट डू वी डू इज कि वी हीट दिस हीटर। हीटर को आप ऑन कर दीजिए, हीटर गर्म कर लीजिए, ठीक है। इतना गर्म करिए कि आप देख पा रहे हो, ये वाला पोर्शन होगा ना, ये वाला, दिस वन, यहाँ तक ये पूरा पोर्शन जो है वो गर्म हो जाएगा। दिस होल पोर्शन विल बिकम सो हॉट दैट इट विल बिकम मॉल्टेन इन स्टेट। पूरा का पूरा मॉल्टेन स्टेट में आ जाएगा। मॉल्टेन स्टेट में आएगा, ठीक है। जैसे ही ये मॉल्टेन स्टेट में आता है तो आप क्या करेंगे कि अपने हीटर को यहाँ पे आगे शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। हीटर को अब हम यहाँ से हटा देंगे, और हीटर को जो है वो हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, इस जगह पे। हीटर हम जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट किए तो ये वाला पोर्शन जो पहले पूरा गर्म था, अब ये वाला पोर्शन जो है वो पूरा ठंडा होने लगेगा। एंड वंस इट स्टार्ट्स बिकमिंग कोल्ड, जैसे ही ये ठंडा होने लगेगा, इट विल स्टार्ट सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। ये सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे।
ये पूरा का पूरा सॉलिडिफाई होना शुरू होगा। मेटल जो है जो पूरा का पूरा सॉलिडिफाई होगा, लेकिन इन इम्प्योरिटीज़ को जो है वो हमेशा एक बहाव में रहने का आदत हो जाता है। तो व्हाट डू दे डू, ये इम्प्योरिटीज़ को क्या करेंगे, ये इम्प्योरिटीज़ देखेगा अच्छा इधर वाला जो है वो पिघल रहा है, चल ठीक है घसक जाए इधर। तो व्हाट विल दे डू कि ये सारे इम्प्योरिटीज़ जो है वो यहाँ से हटके या फैलते हुए यहाँ पे आ जाएंगे, इस जगह पे आ जाएंगे, और ये वाला जो है वो पूरा का पूरा आपका प्योर मेटल बन जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? इसी प्रकार से हीटर आप यहाँ शिफ्ट करिए, हीटर जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये वाला पोर्शन जो है वो पूरा पिघलने लगेगा और ये वाला पोर्शन सॉलिडिफाई होने लगेगा। ठीक है, ये पोर्शन जैसे ही सॉलिडिफाई होने लगेगा, जितने इंप्योरिटीज़ हैं उनका आदत है आगे घसक जाए हम, ठीक है, लिक्विडिटी चाहिए उनको, तो ये घसक जाएंगे आगे। फिर आप आगे करिए, प्रोसेस रिपीट करिए। अल्टीमेटली व्हेन यू विल रीच ओवर हेयर, जब आप दूसरे कोने पे आ जाते हैं, जैसे ही आप दूसरे कोने पे आ जाइएगा तो ये वाला पोर्शन जो पूरा पूरा गर्म होने लगेगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन पूरा गर्म होने लगेगा और यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज़ अभी या होंगे वो जैसे ही सॉलिडिफाई होगा, ये वाला पोर्शन जैसे ही सॉलिडिफाई होगा वैसे ही इम्प्योरिटीज़ जो है वो आगे खसक जाएंगे। इम्प्योरिटीज़ जो है वो अब फाइनली यहाँ पर आ जाएंगे, इम्प्योरिटीज़ फाइनली यहाँ पे आ गए और यहाँ तक तुमने जो है वो पूरा का पूरा प्योर कर लिया। जैसे ही यहाँ पर एक कोने में सारे के सारे इम्प्योरिटीज आ जाते हैं तो हीटर को हटा दिया जाता है और हीटर को हटा देने के बाद यहाँ से एक कट मार दीजिए, काट दीजिए। ये सारे के सारे इम्प्योरिटीज ही हैं, आप इसको काट के बाहर कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। तो अब जो आपके पास यहाँ से यहाँ बच गया ये आपका प्योर मेटल होता है। दिस इज जोन रिफाइनिंग, बस और कुछ नहीं करना है। ये प्रोसेस आप केवल लिख लीजिएगा, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस थिंग, कि जोन रिफाइनिंग बताइए। ठीक है, केवल प्रोसेस जानिए कि इसमें होता क्या। स्टेप बाय स्टेप गर्म करते जाइए, जो ठंडा होता जाएगा वो पूरा पूरा सॉलिड होता जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ है वो मॉल्टन स्टेट की तरफ बढ़ने लगेंगी, बार बार बढ़ेगा। जैसे ही बढ़ता जाएगा लास्ट में एक तरफ जो है पूरा पूरा इम्प्योरिटीज़ आ जाएगा, इम्प्योरिटीज़ को काट के बाहर निकाल दीजिए, यू विल गेट द प्योर मेटल। दिस इज नोन एज जोन रिफाइनिंग। क्लियर? चलिए, बहुत बेहतरीन, इसको छाप लेंगे। ओके, इतनी बातें क्लियर है? आई होप कि कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड वन, दैट इज वैन आर्केल मेथड। नाम से घबराना नहीं है। सबसे पहली बात, वैन आर्केल मेथड, इसमें हम करते क्या है इसमें हम करते ये है कि हमारा जो इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर मेटल जो है, या आप इसको जिसको हम क्रूड मेटल कह रहे हैं, ये जो क्रूड मेटल है इसको सर्टन रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्ट कराया जाता है, सर्टन रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्ट कराया जाता है एट अ सर्टन टेम्परेचर और एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से होता यह है कि दिस इम्प्योर मेटल और क्रूड मेटल जो है, इट टेक्स द फॉर्मेशन ऑफ an unstable volatile compound, an unstable volatile compound। ठीक है, ये पूरा का पूरा इम्प्योर और क्रूड मेटल जो है वो एक अनस्टेबल वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। और एक बार जैसे ही वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ ये, तो कौन कन्वर्ट होगा? इम्प्योर मेटल में से केवल मेटल कन्वर्ट होगा। इम्प्योरिटीज जो है वो अभी भी पीछे रह जाएंगी। इम्प्योरिटी जैसे पीछे रह गई, ठीक है, ये जो अनस्टेबल वोलेटाइल कंपाउंड है इसको फर्दर हीट कर दिया जाता है। फर्दर हीट कर देने से क्या होता है कि इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द प्योर स्टेट, सिंपल। ठीक है, जैसे ही आपका मेटल जो है, जैसे ही जो है आपका मेटल जो है वो वोलेटाइल स्टेट में कन्वर्ट हुआ, वोलेटाइल स्टेट या वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ, वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ। दिस वोलेटाइल कंपाउंड इज अगेन हीटेड एट हायर टेम्परेचर, इट इज अगेन हीटेड एट हायर टेम्परेचर टू गेट द प्योर मेटल। यही है वैन आर्केल मेथड, और कुछ नहीं। तो अनस्टेबल, यहाँ पे जो इंप्योरिटीज आप देखोगे तो मेटल जो है वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन आपका जो इम्प्योर था इसमें मेटल भी था और साथ ही साथ आपका इम्प्योरिटीज भी था, है ना। तो इन इम्प्योरिटीज का ऐसा लक्षण है ही नहीं, ये वोलेटाइल कंपाउंड में जाएंगे ही नहीं।
सिंस ये वॉलेटाइल कंपाउंड में जाएंगे नहीं तो फिर रहो वहीं, पड़ल रहो, जहाँ पे नीचे गया उसको बार छोड़ के बराबर कर दो, बात खत्म। क्लियर? सो दिस इज दी वैन एरकल मेथड। हाँ, व्हाट आई कैन गिव यू इज, आई कैन गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस वन, कि इसमें हम जो है वो क्या करते हैं। ओके जैसे ओके यहाँ पर आ जाओ, एग्जाम्पल, दिस इज हाईली टाइटेनियम जो है, टाइटेनियम को एक सर्टन कंपाउंड, हमने कहा ना कि रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तो एक आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। टाइटेनियम को आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाइए एट 500 केल्विन, ठीक है, एट 500 केल्विन। ऐसा करने से आपको एक वॉलेटाइल कंपाउंड बना के देगा TiI4, ठीक है, टाइटेनियम आयोडाइड, ये एक वॉलेटाइल कंपाउंड बन गया। अब इस वॉलेटाइल कंपाउंड को, दिस वन, इसी वॉलेटाइल कंपाउंड को एक सर्टेन टेम्परेचर पे अब हम हीट कर देंगे और ज़्यादा, ठीक है। जैसे ही हम इसको सर्टेन टेम्परेचर में हीट कर देते हैं, लाइक दिस वन TiI4, इट इज अप्रोक्सीमेटली हीटेड अराउंड 1700 केल्विन, ठीक है, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। इतना में हीट करने से ये क्या होता है कि Ti और I2 अलग बन जाता है। हो गया हमारा अलग, नहीं दिख रहा है? ओके, नीचे लिख देते हैं TiI4 एट 1700 केल्विन, इट विल गिव मी Ti प्लस I2, ये दिस वन, ठीक है। एक नॉन वॉलेटाइल, सॉरी, एक वॉलेटाइल कंपाउंड ऑन फर्दर हीटिंग। क्लियर? सिंपल है। दिस इज योर वैन एरकल मेथड। क्लियर है? छाप ले, छाप ले। ओके, चलिए, इतनी बातें क्लियर है? आई होप दिस मच मस्ट बी क्लियर। ओके, सो मूविंग ऑन, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। लेट अस डू अ क्विक रिकैप अगेन, एक फ्लो चार्ट आपको बताते हैं जिससे हमें समझ में आए कि हमने अब तक क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है। एक्चुअली वी आर डीलिंग विथ कंसंट्रेशन, सॉरी, ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल, ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स। ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स में हम सबसे पहले ये जाने कि दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स आ जाए उसके बाद हमने क्या किया कि वी आर गोइंग फॉर द सिलेक्शन ऑफ ओर, मिनरल्स में से सिलेक्शन ऑफ ओर किए, ठीक है, फाइन। अब ओर की क्या की जाएगी कि ओर विल गो माइनिंग, और में हम माइनिंग करेंगे, और माइनिंग के बाद क्या किया जाएगा कि इट विल गो फॉर पल्वराइजेशन, ठीक, और माइनिंग और पल्वराइजेशन। क्लियर है? ये क्लियर हो गया। और कंसंट्रेशन, राइट। पल्वराइजेशन जो है वो हम कौन कौन से तरीके से कर सकते हैं? सो पल्वराइजेशन के हमने बताए, फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, हैंड पिकिंग, ठीक है, लेविगेशन एंड मैग्नेटिक सेपरेशन। ये हो गए पल्वराइज करने के तरीके। एक बार आपको जो है पल्वराइज कर लिया आप, और आपके पास आ गया, ठीक है। अब और में से विल गो फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ओर, ठीक है। अब यहां पे 3 जोन्स में डिवाइड हो जा रहे हैं, ठीक है। नंबर 1, मेटल्स बिलोंगिंग टू लो रिएक्टिव ऑर्डर, मिडिल रिएक्टिव ऑर्डर और हाई रिएक्टिव ऑर्डर, ठीक है। लो रिएक्टिव ऑर्डर अगर हुआ है, ठीक है, लो रिएक्टिव अगर आपका हुआ है तो सिंपली आप इसमें व्हाट यू कैन डू इज कि आप इसको हीट कर दीजिए, हीटिंग अप, और को हीट कर दीजिए। हीट करने से क्या होगा कि ऑक्साइड जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, बोले तो रिडक्शन हो जाएगा,
ठीक। और जैसे ही रिडक्शन हुआ यू विल गेट द प्योर मेटल, सिंपल, समझ गए। अब यहाँ पे आइए मिडिल रिएक्टिव ऑर्डर। मिडिल रिएक्टिव ऑर्डर जो है वो दो स्टेप्स में कन्वर्टेड है, ठीक है, दो स्टेप्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। पहला कन्वर्जन ऑफ ओर, ठीक है, और दूसरा रिडक्शन, समझ गए। कन्वर्जन करने के हमारे पास दो तरीके हैं। कन्वर्जन करने के पहला तरीका है कैल्सिनेशन और दूसरा तरीका है रोस्टिंग। इससे क्या होगा कि द थिंग विल गेट कन्वर्टेड इनटू द ऑक्साइड फॉर्म। रिडक्शन करने के हमारे पास दो तरीके हैं। रिडक्शन हम कैसे कैसे करेंगे, रिडक्शन विल गो फॉर स्मेल्टिंग, आप स्मेल्टिंग करवा लीजिए या फिर थर्मिट रिएक्शन करवा लीजिए, ठीक है, थर्मिट रिएक्शन करवा लेंगे। इन दोनों जैसे ही आप ये दोनों कर लेते हो, ठीक है, यू विल गेट ओवर हेयर दी प्योर मेटल, या यू कहिए कि यू विल गेट द क्रूड मेटल, आई शुड से ओवर हेयर क्रूड मेटल। यहां पे आपको क्रूड मेटल आराम से मिल जाएगा। सो यू विल गेट द क्रूड मेटल ओवर हेयर, ठीक है। यहां पर भी रिडक्शन करने के बाद आप यहां पे ये बोल सकते हो क्रूड मेटल, यू विल गेट दी क्रूड मेटल, ठीक। अगर हाई रिएक्टिव ऑर्डर का है तो हाई रिएक्टिव ऑर्डर वाले को सिंपली जो है वो आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवा लीजिए, ठीक। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने से व्हाट यू विल गेट इज क्रूड मेटल। अब आप देखिएगा कि तीनों में मुझे क्रूड मेटल मिल गया, ठीक है। नाउ दिस क्रूड मेटल, नाउ दिस क्रूड मेटल हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू द प्योर फॉर्म, हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू द प्योर मेटल, ठीक है। और ऐसा करने के हमारे पास कितने तरीके हैं। सबसे पहला भाई ऐसा करने के मेरे पास कितने तरीके हैं। सबसे पहला हमारे पास द फर्स्ट वन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करवा लेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक। दूसरा जोन रिफाइनिंग और तीसरा वैन आर्कल मेथड। ये फ्लो चार्ट अगर आप ध्यान में रखते हो तो यू विल गेट एन अ बेसिक आइडिया कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, इन विच पार्ट ऑफ द सिलेबस वी आर मूविंग ऑन। ये आपको बहुत अच्छे से आराम से जो वो ध्यान में रहेगा। क्लियर, चलिए इसको हम लोग छाप लेंगे। ओके, इतनी बातें क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। ओके फाइन। सो मूविंग ऑन फर्दर, अब हमारे पास क्रूड मेटल से प्योर मेटल तो हमारे पास मिल गया है, बट इन प्योर मेटल्स को रख पाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, बिकॉज दे गेट कोरोडेड और दे गो टू द इफेक्ट नोन एज कोरोजन। उनमें जो है वो कोरोजन बहुत हैवी मात्रा में पाया जाता है। कोरोजन कोई नया टॉपिक नहीं है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर, ठीक है। पिछले वाले चैप्टर्स में हम लोग पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं इन दी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कि कोरोजन क्या है। कोरोजन इज जस्ट सिंपली वी कैन से इट इज द स्लो ईटिंग अप ऑफ द मेटल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सर्टन कंपाउंड्स। व्हाई? बिकॉज कि एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेज होते हैं, कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर मेटल के साथ रिएक्ट हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि एक पतला सा लेयर उसमें बैठने लगता है और धीरे धीरे वो अंदर की सारी चीज़ें जो है वो अच्छी अच्छी जो स्ट्रेंथ वाली जो चीज़ है वो उसको खाने लगता है, वो ख़राब करने लगता है। दैट इज़ नोन एज कोरोजन, ठीक है। सो हमें उसे बचा करके रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है मेटल को। कोरोजन, व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड एज, आपको डेफिनेशन पिछले क्लास में भी मिला होगा, फिर भी हम बोल देते। इट कैन बी डिफाइंड एज द स्लो ईटिंग अप ऑफ द प्योर मेटल्स by the formation of certain compounds. It can be defined as the slow eating up of the pure metals. It can be defined as the slow eating up of the pure metals by the formation of certain compounds by the certain atmospheric gases or
कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। इसे इजी वाला अगर पिछले क्लास में अगर है आपको मिला हुआ पिछले वाले चैप्टर में, तब वो वाला कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत? इसको हम कहते हैं कोरोजन। जैसे गिविंग यू एन एग्जांपल, Cu प्लस H2O प्लस O2 प्लस CO2, राइट, ये सारी चीज़ें हैं। दिस विल गिव यू, इसमें कॉपर में भी ये लोग जो है वो ये कर लेते हैं CuOH2 CuCO3, ठीक है। ये एक अलग टाइप का कंपाउंड बना देता है उसके ऊपर में, जो कि उसको ख़राब करने लगता है, ठीक है। इट इज़ बिकॉज इट बिकम्स कोरोडेड। क्लियर है? समझ गए? ये आपने प्योर कॉपर लिया यहाँ पर, और यहाँ पे आपका बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं इसको, ये खराब है, ठीक है, इसको हम खराब मानते हैं, ठीक। ठीक उसी प्रकार से Ag प्लस H2S, इट गिव्स यू AgS प्लस H2, राइट, AgS प्लस H2, सल्फर H2, ओके, Ag2S प्लस H2 ये दे देता है। अब ध्यान दोगे तो Ag इज सिल्वर, ठीक है, दिस इज सिल्वर सल्फाइड। होता यह है कि हाइड्रोजन सल्फाइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, इसके कारण जब ये चांदी की सामान आप यहाँ पे देखोगे तो आपका अगर कोई चांदी का सामान होगा तो आप देखोगे कि वो चांदी का सामान जो है वो धीरे धीरे काला पड़ने लगता है, राइट, इट इज़ ब्लैकिश इन कलर, ये ब्लैकिश इन कलर आपको देखने को मिलता है। तो ये उसके ऊपर परत चढ़ जाता है, फिर आप ज्वेलर को दीजिए, धोवाइए, पुछवाइए, उसके बाद फिर ठीक होता है ना। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है, जो कि इसकी वजह से होता है। क्लियर? ओके, ये एक, ये दो, सपोज दैट कि ये भी कोरोजन है, ये भी कोरोजन है। सपोज दैट कि हमने Fe लिया, Fe प्लस H2O प्लस O2 प्लस CO2, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये भाई साहब सब मिलके आपको देते हैं Fe2O3.XH2O, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। इसमें भी कोरोजन हुआ है, बट कोरोजन आयरन का हुआ है, दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज रस्टिंग। इसको हम रस्टिंग भी कहते हैं, या आप इसको रस्ट बोल सकते हो। दिस इज ब्राउनिश इन कलर, ये ब्राउन कलर का होता है, टू समवॉट ब्राउन कलर का होगा, समझ गए? रस्टिंग भी कोरोजन है। क्या कोरोजन रस्टिंग है? नहीं, रस्टिंग कोरोजन है। क्लियर? क्योंकि ये भी कोरोजन है लेकिन रस्टिंग नहीं, ये भी कोरोजन है लेकिन रस्टिंग नहीं, ठीक है। अगर आयरन लिए हैं तो हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान रखना होता है कि द प्रेजेंस ऑफ H2O एंड O2 और CO2 is mandatory over here, is mandatory. H2O marks the moisture and this one marks the presence of air. Air and moisture, एयर और मॉइस्चर दोनों के दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, तभी जाकर के आपका सामान जो है वो खराब होगा। दोनों में से कोई एक अगर है तो खराब होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, दोनों के दोनों चाहिए, ठीक है, हवा पानी दोनों अगर मिलेंगे तो ही जाकर के ये खराब होगा, एल्स खराब नहीं होगा। क्लियर है? तो एक्टिविटी आपको डिफाइन करने के लिए बोल सकता है, ठीक है, कि बताइए टेल मी एन एक्टिविटी टू प्रूव दिस वन। 3 को टेस्ट ट्यूब ले लीजिएगा, ठीक है, देखिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बता देते हैं, आप लिख लीजिएगा। 3 को टेस्ट ट्यूब ले लीजिएगा, एक टेस्ट ट्यूब ए रखना, एक टेस्ट ट्यूब बी रख लियो, ठीक है, और तीसरा टेस्ट ट्यूब सी रख लियो। इसमें सिर्फ मेटल डालना, इसमें आप जो है मेटल प्लस मॉइस्चर डाल दो, और इसमें मेटल या यूँ कहिए कि इसमें मेटल प्लस मॉइस्चर डाल दीजिए, इसमें मेटल प्लस ऑक्सीजन डाल दो, ठीक है, और इसमें दोनों मेटल प्लस मॉइस्चर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। यू विल सी कि इसमें जो है वो कोरोजन नहीं होगा, इसमें भी कोरोजन नहीं होगा, कोरोजन केवल इसमें होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमने दोनों डाला। सिंपल है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना इसमें। ओके, चलिए इसको छाप लेंगे। ओके, क्लियर है इतनी बातें? फाइन,
ओके, आइए अब थोड़ा हम देखेंगे फैक्टर्स अपॉन विच द कोरोजन डिपेंड्स। किन किन बातों पे आपका जो कोरोजन है वो डिपेंड करता है, ठीक है। नंबर 1 इज पोजीशन ऑफ द मेटल इन द रिएक्टिविटी सीरीज। आपने जो मेटल लिया है उसका पोजीशन क्या है रिएक्टिविटी सीरीज में। अगर वो हाईली रिएक्टिव होगा तो फिर एटमॉस्फेयर से जल्दी रिएक्ट करेगा, फिर जल्दी कोरोड हो जाएगा। और अगर लेस रिएक्टिव है, ठीक है, अगर नीचे की तरफ है, या यूँ कहिए हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो होते हैं वो मोस्टली जो वो कोरोड कर जाते हैं, लेकिन उससे नीचे वाले जो है वो बहुत मुश्किल से कोरोड करता है, या यूँ कहिए कि ठीक एडजस्ट हम लोग कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। दे वांट यू टू लर्न दिस वन ओनली, ठीक है। नंबर 2, द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। डिपेंड करता है कि आपके एटमॉस्फेयर में, या यूँ कहिए कि आपके वातावरण में कितना अमाउंट ऑफ एयर और कितना अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट है। अगर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, हमेशा नमी रहती है, फिर दिक्कत है, ठीक है। हमेशा तुम सूखा नहीं कर सकते ना, मतलब कि तुमका हवा बहेगा ही नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, ठीक ना। सो ये रहेगा ही रहेगा, बट डिपेंड करता है कि कितना रहता है। जितना अमाउंट में रहेगा उसके अनुसार फिर आपका रस्टिंग या फिर कोरोजन का जो रेट है वो ऊपर नीचे हो जाएगा। क्लियर। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा, कम है तो कम रहेगा। क्लियर। ओके। नंबर 3, अनइवन मेटल सरफेस, या सिंपली हम इसको रख दें एज शेप ऑफ द मेटल। मेटल आप किस शेप में रखें। मान लीजिए कि अनइवन रखे हुए जैसे मान लो कोई मेटल है, आपने ऐसा रख दिया, ऐसे ऐसे इस प्रकार का धारदार चीज़ है, इस प्रकार से आपने रखा हुआ है, तो क्या होगा कि ऊपर वाला तो आप साफ कर लोगे, लेकिन बीच बीच में यहाँ पे जो है यहाँ पानी कंटेंट जो है जमा हो जाता है ऐसे जगह पे विच इज़ हार्ड टू रीच, जहाँ पे आप ज़्यादा साफ जा करके साफ नहीं कर पाएंगे, तो वो सुखा नहीं पाओगे, तो वहीं पे रह जाएगा। हवा तो वैसे ही हर जगह रह ही है, हाँ पानी मिल गया उसको, रस्टिंग इसका चालू हो जाएगा, आई मीन कोरोजन चालू हो जाएगा। क्लियर। क्लियर है। ओके। एंड नंबर 4 इज द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स इन द मॉइस्चर। मॉइस्चर जो है आपके पास, उसमें कोई सॉल्ट प्रेजेंट है कि नहीं। मीनिंग टू से दैट कि अगर आप डिस्टिल वाटर ले लेते हो तो उसमें रस्टिंग जो है या कोरोजन जो है बहुत जल्दी नहीं होगा, लेकिन अगर आप सॉल्ट वाटर ले लेते हो, सॉल्ट वाटर ले लो या फिर समुद्र का पानी ले लो, वहाँ से अगर प्रॉब्लम है तब फिर तो बहुत हैवी डैमेज होगा, रस्टिंग वगैरह बहुत खतरनाक होगा, ठीक है, कोरोजन ज़्यादा होगा, क्योंकि सॉल्ट इसमें प्रेजेंट होगा तो इट एनहांसेस द रेट ऑफ कोरोजन को वो इंक्रीज कर देता है, ठीक है। बात यहाँ ये है कि ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास है तो सही, ये सब कुछ है, ठीक है, हम इससे बचेंगे कैसे। तो पता चला कि भैया जो 2 चीज़ें होती हैं मेन, हवा और पानी, दोनों को बंद कर देंगे। अच्छा, हवा पानी कहाँ बंद कर दीजिएगा आप? कौन सा रूम में आप कंप्लीट वैक्यूम कर दीजिएगा, या कौन से रूम में आप जो पूरा का पूरा, चलो ठीक है पानी नहीं हो, पक्का होगा ही होगा। अब कैसे खाली कर सकते हो, जरा सोच के देखिए। हवा पानी आप किसी रूम से कैसे पूरा का पूरा निपटा दोगे? करना है वो करेगा ही, तुम पानी नहीं दोगे तो हवा अपने साथ लेके आएगा इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमिडिटी, और हवा तुम कहाँ रोक दोगे? दैट्स नॉट पॉसिबल। इसका एक उपाय है कि धरती में जहाँ था वहीं रहने दो, तुम निकालो मत, वहीं पे जो है वो ये सब नहीं मिलता है, लेते जाइए फिर। क्लियर। कोई दिक्कत? क्लियर है कि नहीं? यू कैन नॉट डू अनडू दीज थिंग्स। ये सारी चीज़ें जो है वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जैसे आप अगर जहाँ पे आपका रस्टिंग हो गया, जैसे लोहा, उसमें जो है वो जंग लग गया, तो आप सैंड पेपर से रगड़ दीजिएगा, उसके बाद फिर रख दो वहाँ, फिर हो जाएगा। विच टेल्स अस दैट कि ये फिजिकल प्रोसेस नहीं है कि एक बार ठीक हो गया फिर आप घर बार ठीक कर दिया आप। इट्स अ केमिकल प्रोसेस, ये हो ही रहा है, चल ही रहा है। आप उसको ज़मीन में गड़े हुए रहने दीजिए, आप ज़्यादा पैथर मत मारिए, तो हो जाएगा क्लियर। क्लियर है? ओके, सो नाउ वी विल सी कि हाउ वी कैन गो फॉर इट्स प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन। हम इससे बच कैसे सकते हैं, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट इसके क्या क्या है? बहुत सारे इफेक्ट है। मान लीजिए कि इसको लेते जाइएगा, हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है, ये सारी चीज़ बताया, मुझे बस सिर्फ दोहरा देना है।
अगर मान लीजिए लोहा है, लोहा में जंग लग गया था, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाए होंगे, वो कोलैप्स कर जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है, तो वो कोलैप्स हो जाएगा, वो गिर जाएगा, आदमी तुम वहाँ पे बैठे रहोगे, गिर जाओगे नीचे, मर जाओगे, ठीक है। कोरोजन केवल एक ही मेटल का ऐसा है जिसमें कोरोजन अगर हो रहा है तो वो बहुत बेहतर माना जाता है, जिसको बोलते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में अगर कोरोजन हो रहा है तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बैठा देता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर, और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर ऐसा लेयर होता है जो बाकी के अंदर वाला एल्यूमिनियम को खराब नहीं होने देता है। दैट इज वाई इट इज यूज, और दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड यूजफुल, ठीक है, क्लियर है। इसलिए इसको जो है वो ढेर सारी जगहों पे यूज़ किया जाता है, पैकेजिंग वगैरह के लिए, फूड पैकेजिंग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें भी बताए होंगे, राइट, क्लियर। सो लेट अस गो विथ सम काइंड ऑफ प्रिवेंशंस। हम इसको जो है वो प्रिवेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक। प्रिवेंशंस और प्रिकॉशंस, हाउ कैन वी प्रिवेंट। नंबर 1, आपका जो मेटल है आप उसमें पेंट कर दीजिए, पेंटिंग कर दीजिए। पेंटिंग करने से क्या होगा कि इट विल डिपॉजिट अ लेयर, जैसे ये मेटल है तो इसमें हम पेंट कर देंगे तो पेंट का लेयर इसमें बैठ जाएगा ना, फिर आपका जो है एयर और मॉइस्चर दोनों का कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो छोड़ देगा, फिर पेंट खत्म होगा, फिर आप डालिए उसमें, फिर लगातार रेगुलर पेंटिंग करते रहिए, ठीक है, क्लियर, ओके। नंबर 2, वी कैन गो फॉर ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। ऑयलिंग और ग्रीसिंग, तेल लगा दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए मेटल्स में, ये भी डायरेक्ट कांटेक्ट छोड़ देगा, सॉरी, डायरेक्ट कांटेक्ट काट देगा, ये जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो खत्म कर देगा, एंड वंस इट इज फिनिश्ड, खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ अगर मान लीजिए मेटल आपका गिरता भी है तो ऑयलिंग और इसके करने से क्या होता है कि आपका जो है वो व्हाट डू वी से दैट, स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं, स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। स्क्रैच क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो बाहर निकाल दीजिएगा तो उसमें रिएक्शंस के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, फिर अंदर अंदर से वो खत्म, खोखला होने लगता है, तो स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे तो ठीक रहेगा, क्लियर, कोई दिक्कत, ओके। सो मूविंग ऑन टू द नंबर 3, दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा लीजिए, मतलब आपका जो मेटल है आप उसमें एक दूसरे कम रिएक्टिव मेटल का आप उसमें लेयर चढ़वा दीजिए, प्लेट चढ़वा दीजिए बाय इलेक्ट्रिकल प्रोसेस या इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा दीजिए। उससे क्या होगा कि अंदर वाला जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो बंद रहेगा और जो बाहर वाला जो कवर टाइप का जो चढ़ गया है वो कम रिएक्टिव है या रिएक्टिव है ही नहीं, तो फिर ज़्यादा इशू नहीं होगा, आराम से आप उसको कर सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत। अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में अगर आप जिंक का लेयर चढ़ाते हैं, ठीक है, अगर आप जिंक का लेयर चढ़ाते हो तो इस जिंक लेयर को, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग विच इज़ डन बाय जिंक, तो उसके लिए हम एक अलग टर्म यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं गैल्वनाइजेशन। ये हो गया हमारा गैल्वनाइजेशन। एक और मेटल होता है जिसको हम यूज़ करते हैं विच इज़ टिन, तो टिन के लिए हम इसको कहते हैं टिनिंग। गैल्वनाइजेशन और टिनिंग बोथ आर प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही प्रोसेस है। गैल्वनाइजेशन में हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं जिंक की मदद से, और टिनिंग में हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं बाय डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ टिन ऑन द मेटल सरफेस में हम ऐसा कर लेते हैं। डू यू नो दोनों में से ज़्यादा बेटर कौन है? गैल्वनाइजेशन इज ऑलवेज बेटर दैन टिनिंग, ठीक है, गैल्वनाइजेशन जो है वो हमेशा बेटर रहता है। कॉपर का लेयर चढ़ाना ज़्यादा ये रहता है, क्योंकि आप रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो CuFe आई मीन टिन, राइट, क्लियर। कॉपर, आयरन, टिन इज Sn, ठीक है। कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है इससे, फिर ये रिएक्टिविटी सीरीज में कुछ ऐसा है। ओके, लेट मी चेक इट वंस अगेन। ऑर्डर तो ठीक है, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे, फिर ये, फिर वो, ओके
ठीक। ओके, सो जिंक का लेयर हमको करवाना है, सो Zn कॉपर लिख दिए थे, है ना, जिंक, आयरन और टिन विच इज़ Sn। इसमें से आप देखोगे, अगर मान लीजिए कि हम इसमें जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं, बोले तो गैल्वेनाइज कर देंगे, तो गैल्वेनाइज करने से क्या होगा कि मान लीजिए स्क्रैच पड़ता है, स्क्रैच पड़ेगा तो ये कोरोड करेगा, ये बच जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है इससे, ठीक है। लेकिन अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर देते हैं, बोले तो Fe और टिन का कर देते हैं, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, तो अगर स्क्रैच पड़ेगा तो पहले ये खराब हो जाएगा, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए कहा जाता है कि गैल्वेनाइजेशन इज बेटर देन टिनिंग, ठीक है। कॉपर लिख के ये समझा, चलो ठीक है, चलो छाप ले प्लीज। ओके, क्लियर, इतनी बातें क्लियर है, फाइन। सो विल मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज, ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज, ओके। बिफोर, अच्छा ठीक है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि एलॉय क्या है, ठीक है। सपोज मान के चलिए हमारे पास कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो वैसी नहीं होती हैं जैसा मुझे चाहिए। जैसे अगर हम नॉर्मल से बात करें, अगर सोना, गोल्ड की अगर बात करें, तो जिसके गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, तो गोल्ड ऑर्नामेंट्स जो बनाए जाते हैं, दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द प्योर गोल्ड, बिकॉज वो इतना नरम होता है, इतना मतलब फुसफुसिया टाइप का होता है वो, ठीक है, आप उसको जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप जिस फॉर्म में ढालना चाहते हैं उस फॉर्म में वो ढलेगा नहीं, फिर फ़ायदा क्या होगा वैसे करने से, समझे। ऐसे ही ढेर सारे मेटल्स होते हैं, जैसे आप आयरन ले लीजिए, आयरन जिसको अब इंडस्ट्री का बैकबोन माना जाता है, आयरन को आप प्योर फॉर्म में यूज़ नहीं कर पाएंगे बिकॉज दीज आर वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो आयरन में क्या किया जाता है, या किसी भी मेटल में उसकी प्रॉपर्टीज़ एनहांस करने के लिए क्या किया जाता है कि एक सर्टेन मेटल या नॉन मेटल फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेशियो में डाला जाता है, ठीक है, क्लियर है। ऐसे करने से क्या होता है कि एक नया सब्सटेंस आपको मिलता है, इस नए सब्सटेंस को ही हम कहते हैं एलॉयज, ठीक है। एलॉयज की प्रॉपर्टी आपके प्योर मेटल की प्रॉपर्टी से काफ़ी अलग होगी, क्लियर है, फाइन, ओके। सो एलॉयज क्या हुए अल्टीमेटली? एलॉयज, these are the pure metals which are added to some another metal or non-metals in a definite proportion। इससे क्या होगा कि एक नया कंपाउंड, एक नया सब्सटेंस क्रिएट होता है जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ जो होती है वो आपके प्योर मेटल से काफ़ी यूजेबल होता है, ठीक है, काफ़ी यूजेबल होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे सोना को जो है, प्योर गोल्ड इज नोन एज 24 कैरेट गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड कैन नॉट बी यूज्ड, आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो इसको जो है वो थोड़ा सा इम्प्योर बनाया जाता है। कुल मिला के बात यहाँ है, थोड़ा सा इसको इम्प्योर बनाया जाता है ताकि वो उसकी स्ट्रेंथ वगैरह जो है वो मजबूत हो सके। इसको हम करते हैं 22 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड को आप यूज़ कर सकते हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत? ओके, सो क्या बोल रहे हैं कुल मिला के कि प्योर मेटल में अगर हम कोई दूसरा अनदर मेटल और नॉन मेटल अगर हम करते हैं तो वी गेट एन एलॉय, ठीक। इससे क्या होगा कि इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी में ज़मीन आसमान का अंतर हो जाएगा, ये एकदम यूजेबल नहीं होगा, ये आपका आराम से यूज़ कर पाएंगे, ठीक है, क्लियर। साथ ही साथ काफ़ी सारे ये रिएक्टेंट्स के रूप में भी ये काफ़ी सारे काम आते हैं। एलॉयज आप देखे होंगे गाड़ियों में लगा होता है, एलॉय व्हील्स आजकल आते हैं, एलॉय व्हील्स, ठीक है, पहले वाले व्हील्स से बेहतर होता है ये, ठीक है, बिकॉज इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, मजबूती ज़्यादा होती है, कहीं पे गड्ढा वड्ढा में पटकाएगा तो जल्दी चपटा नहीं हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, स्ट्रेंथ अच्छा रहता है इनका, समझे। और एलॉय व्हील्स हैं तो अभी आप देखिएगा तो आपके पास वी हैव गॉट रेडियल टायर्स। रेडियल टायर्स में क्या होता है कि अगर आपका गाड़ी पंचर हो जाता है तो आपको वहीं पे गाड़ी हवा फुस नहीं हो जाएगा, वहीं पे आप रुक नहीं जाइएगा, पंचर होने के बाद भी यू कैन गो फॉर गो वेरेवर यू वांट, जहाँ जाना आप जा सकते हैं, बस गाड़ी आपको बहुत देर तक खड़ी नहीं रखनी है,
क्योंकि गाड़ी आप खड़ी रखिएगा तो फिर हवा निकल जाएगा। as far as the wheel is rotating running, तब तक हवा बना रहेगा। पंचर होने के बाद भी आप जा सकते हैं। ये सारे अलग अलग फ़ायदे हैं इसके। क्लियर? एक चीज़ आपको केवल बताना है कि प्योर मेटल और आपका अनदर मेटल नॉन मेटल, जो दोनों दो कंपोनेंट है हमारे पास, दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, सपोज दैट, ठीक है। अगर ए और बी में से दोनों में से कोई एक अगर दोनों में से कोई एक अगर पर्टिकुलरली अगर मर्क्यूरी हम ले लेते हैं, ठीक है, ए और बी दोनों में से कोई एक को अगर हम मर्क्यूरी ले लेते हैं तो होता यह है कि आपके पास एक नया एलॉय बनेगा, ठीक है। दिस एलॉय इज पर्टिकुलरली नोन एज एमालगम, ठीक है। हाँ, तो अगर एक मर्क्यूरी अगर यूज कर लेते हैं तो वी कॉल इट एमालगम। जो हमारा एलॉय जो बनेगा उसको हम एमालगम कहेंगे और कुछ नहीं। जैसे सोडियम प्लस मर्क्यूरी अगर कर लेते हैं, मान लो सोडियम प्लस मर्क्यूरी, तो हमारा जो एलॉय बना है वो क्या है, सोडियम और मर्क्यूरी का, तो इसको हम कहेंगे सोडियम एमालगम, सोडियम एमालगम। केवल नाम है और कुछ नहीं, ज़्यादा लोड नहीं लेना, ठीक है। क्लियर कि नहीं? छाप ले। यस, ओके, कमिंग बैक, व्हाई डू वी एलॉय? एलॉय क्यों करते हैं हम, ठीक है। एलॉय हमें करना क्यों है? सबसे पहला, टू इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ द मेटल, टू इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ द मेटल। मेटल बहुत सॉफ्ट होता है तो वो जो है आपको हार्ड करते हैं। सारे के सारे नहीं होते, केवल कुछ ही होते हैं जो हमके यूज़ के हैं लेकिन सॉफ्ट है, तो क्या करेंगे हम, समझिए। और अगर हार्ड हो जाता है तो इससे क्या होगा कि इट इंक्रीजेज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल। आई होप आपको याद होगा, हमने शुरू में पढ़ाया टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है ना। रगड़ने खींचने की जो प्रॉपर्टी होती है वो ज़बरदस्त हो जाता है, ठीक। इससे क्या होगा कि इसकी लो मेल्टिंग पॉइंट्स हो जाती हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। मेल्टिंग पॉइंट अगर कम होगा तो फिर आप उसको किसी फॉर्म में जल्दी से कन्वर्ट कर पाओगे, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर आपको नहीं देना पड़ रहा। क्लियर? फाइन। नंबर 4 इज इन द मॉडिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। मतलब अगर आप जैसे मान लो आयरन अगर आप देखते हो तो ये बहुत रिएक्टिव है, लेकिन आयरन का एलॉय जिसको हम कहते हैं स्टील, ठीक है, आयरन का एलॉय जिसको हम बोलते हैं स्टील, है ना, स्टेनलेस स्टील, ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता। हवा पानी कहीं पे भी छोड़ दो, रस्टिंग वस्टिंग नहीं होगा। सो मॉडिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि वो जो है रिएक्टिविटी ऑर्डर में रहने के बावजूद आपको काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। क्लियर? और अगर जैसे ही ये हो जाता है तो क्या होगा कि इट इंक्रीजेज द कैपेसिटी टू रिड्यूस और प्रिवेंट कोरोजन। सड़ेगा गलेगा नहीं, समझे? सिंपल है, कोई दिक्कत? चलिए छाप ले। अब इसमें हमें बहुत ज़्यादा और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। I'll just give you, we have got a list, हमारे पास एक लिस्ट है ऑफ सर्टन एलॉयज़ का, और उस एलॉयज़ में कौन सा मेटल लिया गया है और कौन सा मेटल दूसरा वाला उसमें रिएक्ट कराया गया है या उसमें मिक्स किया गया है, केवल हमें ये जानना है। वो भी बहुत सारे, पूरा लंबा सा लिस्ट है हमारे पास, पूरा लंबा सा लिस्ट हमें जानना नहीं है, लोड मत लो। कुछ ही है जो सेलेक्टेड है, जो मुझे लगता है कि पूछ सकता है या पूछा जाना चाहिए, या यूँ कहिए कि जो आपको मालूम होना चाहिए। वैसे उन लिस्ट में से हम कुछ छांट के बताएंगे आपको ताकि आपको याद रहे, ठीक है। ओके, लेट मी चेक आउट। ओके, सो लेट मी टेल यू सम, ठीक है। ओके, सो हम यहाँ लिख रहे हैं एलॉयज़, ठीक, और हम यहाँ लिख रहे हैं मेटल्स इन्वॉल्व्ड। कौन कौन से मेटल्स प्रेजेंट है उसमें, ठीक है। नंबर 1 कुछ ही है, केवल ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला इज मैग्नीशियम, नाम से पता चल रहा है मैग्नीशियम, ठीक है। इसमें आपका एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम
ये दो चीज़ें पाई जाती हैं। प्रेशर कुकर्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। यूजेज भी लिख दें, एक यूज़ लिख देते हैं। दीज आर यूज्ड इन प्रेशर कुकर्स, सॉरी, बैलेंस बीम एंड ऑल। ओके, और दूसरा मेरे पास ब्रॉन्ज। हम ऐसे टर्म्स बोलेंगे जो आपको मालूम होंगे या आपने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा। ब्रॉन्ज में होता है हमारा कॉपर प्लस एसन विच इज़ टिन। ठीक है, इसका यूज़ आप कहाँ देखे होंगे? लाइक इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉइन्स, स्टैचूज, इटीसी, इन सब जगहों पे आपने देख रखा होगा। ब्रॉन्ज के बाद अगला जिसको हम कहते हैं ब्रास। ठीक है, ब्रास में होता है कॉपर प्लस जिंक। कॉपर प्लस जिंक, ये आपका काम आता है बर्तन वर्तन बनाने के काम में। ठीक है, और क्या क्या है हमारे पास? एंड वी हैव गॉट स्टेनलेस स्टील। यस, नंबर 4 इज स्टेनलेस स्टील। काफ़ी सारे और हैं, हम केवल छाट छाट के बता रहे हैं। स्टेनलेस स्टील में है आपका आयरन प्लस क्रोमियम। आयरन प्लस क्रोमियम बर्तन वर्तन बनाने काम आता है। नंबर 5 इज निकल स्टील। निकल स्टील नाम से क्लियर है, इसमें आपका Fe प्लस निकल प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये आपको ज़्यादातर निकल स्टील काम आता है इन द ऑटोमोबाइल्स वगैरह, या यूँ कहिए कि गाड़ियाँ वाड़ियाँ बनाने में जो मेटल्स यूज़ किया जाता है वो वाला। ठीक है, नंबर 6 इज एल्निको। एल्निको, एल्निको में क्या है? Fe, एल्यूमिनियम और निकल, इसीलिए इसको एल्निको कह रहा है। ठीक है, NiAl, एल्निको इज फॉर कोबाल्ट, आयरन। क्लियर? एक और आपने सुना होगा जिसको हम कहते हैं क्रोम। क्रोम स्टील, जो गाड़ियों में आजकल सजावट देखे हो, ये गेट वेट होता है तो उसमें एक सिल्वर कलर का लाइनिंग टाइप का चढ़ा हुआ होता है, उसको क्रोम कहते हैं। सो क्रोम Fe प्लस Cr लिया जाता है। ठीक है, कॉम्पोजिशन के अच्छा तुम देखो इसमें और इसमें अंतर यह है कि क्रोमियम यहाँ पे 18% लेना है और यहाँ पे 2% लेना है बस। ठीक है, क्लियर? केवल ये कॉम्पोजिशन है। फाइन, सो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर चैप्टर। हमारा मेटल और नॉन मेटल यहाँ पर समाप्त होता है। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स और इश्यूज यू आर होल हार्टेडली वेलकम। क्लियर? फिलहाल इसको छाप लेंगे एंड बाय द टाइम विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, चलिए, बहुत बेहतरीन, इसको छाप ले प्लीज़।